हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम अमेंडमेंट प्रोविज़न जो भारतीय संविधान के पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में लिखा गया है, ठीक है। तो अमेंडमेंट प्रोविज़न ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। तो इस वीडियो में हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है? तो सबसे पहले तो ये लोकसभा या राज्यसभा में इस इंट्रोडक्शन होता है, एक तरीके से पेश होता है। फिर उसके बाद डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद अगर 50% से ज़्यादा मेंबर प्रेजेंट हैं या फिर नॉट लेस देन 2/3 मेंबर, ठीक है, एक सिंपल एक स्पेशल मेजोरिटी होता है, उसके तहत हमारे अमेंडमेंट के कई प्रोविजंस हैं। फिर उसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है इन केस ऑफ टाई। अगर टाई होता है तो उस केस में काउंटिंग ऑफ वोट होता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस कैन कास्ट हिज हर वोट। फिर उसके बाद ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही पास होना चाहिए एंड इफ पास प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद ये जो बिल होता है ये एक तरीके से कानून हो गया। जो कानून तब बनता है बेसिकली जब प्रेसिडेंट साइन करता है, तो ये पास होता है और प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को साइन करने के लिए, ठीक है। फिर फाइनली ये बिल एक एक्ट बन जाता है, एक कानून बन जाता है, ठीक है। तो कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे इंडियन हिस्ट्री में है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 की बात करें तो ये इसमें क्या बताया गया कि 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। हमारे पता है कि हमें जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 ही शेड्यूल थे, लेकिन फिर बाद में अमेंडमेंट के तहत 12 शेड्यूल टोटल अभी फिलहाल 12 शेड्यूल हो गए। तो उसमें जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था 1951 में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। फिर उसके बाद 44th अमेंडमेंट जो 1978 में होता है, राइट टू प्रॉपर्टी को एक तरीके से लीगल राइट बना दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 31 और 19 एफ में जो फंडामेंटल राइट्स में था, बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट, ठीक है, लेकिन उसको संवैधानिक सुधार के तहत लीगल राइट में बदल दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में होता है, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय काल में प्रीएम्बल में अमेंडमेंट होता है। तो इसमें सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया था और फंडामेंटल ड्यूटीज 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इंक्लूड किया जाता है। फिर उसके बाद 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 की बात करें तो स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लैंग्वेज यूनियन टेरिटरीज इंट्रोड्यूस्ड। तो इसमें कुछ यूनियन टेरिटरीज को इंट्रोड्यूस किया गया। 61st अमेंडमेंट एक्ट 89 में होता है। इसमें वोटिंग एज को 18 से लेकर 21 तक रिड्यूस कर दिया जाता है, 21 से 18 तक कर दिया जाता है। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एजुकेशन है उसको फ्री और कंपलसरी कर दिया जाता है और एक तरीके से इसको फंडामेंटल राइट बना दिया जाता है। जो चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स के होते हैं तो उसमें राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया जाता है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 85 में होता है। ये राजीव गांधी की सरकार में होता है, ठीक है। इसमें डिफ्लेक्शन बिकम्स इलीगल। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1955। और जहाँ रिकॉल कर पा रहे हैं, इसमें 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। फिर उसके बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में होता है और ये डायरेक्ट इलेक्शन फॉर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज को इसमें ऐड किया जाता है। और 2016 में 101वां अमेंडमेंट एक्ट होता है जिसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो 279A आर्टिकल में इंक्लूडेड है। फिर
103वां अमेंडमेंट एक्ट 2019 में होता है। इसमें 10% रिजर्वेशन की बात की जाती है जो इकोनॉमिकली वीकर कास्ट है। मेजर अमेंडमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये वही वाले अमेंडमेंट हैं जिसको समराइज किया गया है बेसिकली। तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन होता है 1 जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार में होता है। राइट टू एजुकेशन 14 एज तक एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स बना दिया जाता है। अरेंजमेंट ऑफ एपी असेंबली इनहेंस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सिक्किम टेरिटरीज इंडिया को इंक्लूड किया जाता है अमेंडमेंट के तहत। और लैंड लिमिट एग्रीमेंट, रिजर्वेशन इंक्रीज टिल 2020। और वोटिंग राइट को हमें पता है कि 21 से 18 कर दिया जाता है। तो ये कुछ वही अमेंडमेंट है जिसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में होता है जिसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया जाता है। ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। फिर उसके बाद 7th अमेंडमेंट एक्ट 56 में होता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात होती है। लैंग्वेज के बेसिस पे नए स्टेट बनेंगे ऐसा बताया गया है 7th अमेंडमेंट एक्ट में, जिसमें आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था। 10th और 12th अमेंडमेंट एक्ट 1961 जिसमें दादर नागर हवेली दमन दीव को यूनियन टेरिटरीज के रूप में ऐड किया जाता है। 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में होता है। पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरीज के फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है। तो पहले फ्रांस के कंट्रोल में था, फ्रांस के कब्जे में था, तो कम्प्लीटली ये इंडिया के टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया जाता है। 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 को होता है जिसमें दादर नागर हवेली को एक तरीके से यूनियन टेरिटरीज के रूप में इंक्लूड या ऐड किया जाता है। तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, जो 8th शेड्यूल में मेंशन है, जो आर्टिकल 344 से लेकर 351 तक है। तो हमें पता है कि इनिशियली 14 लैंग्वेज थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 8 और लैंग्वेज को ऐड किया गया है। तो अब प्रेजेंट में टोटल 22 लैंग्वेज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 8 लैंग्वेज को ऐड किया गया है। इसके लिए एक ट्रिक है, सेंधा नमक बोडमास करके। तो इसमें सारी लैंग्वेज हैं, ठीक है, 3 4 3 7 1 8 टोटल लैंग्वेज है। तो 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में जो कि पीएम इंदिरा गांधी की सरकार में होता है, तो इसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड कर दिया जाता है। जो ट्रिक सेंधा नमक बोडमास है, इसमें सेंधा का मतलब सिंधी लैंग्वेज से। फिर उसके बाद नमक है, इसमें 3 लैंग्वेज है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इसको नमक जो वर्ड है उससे रिलेट कर सकते हैं, तो ये याद हो जाएगा। फिर 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में होता है पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो इसमें 4 लैंग्वेजेस को और ऐड किया जाता है। तो बोडमास जो लास्ट वर्ड है ट्रिक का, तो इसमें बोड बीओ का मतलब बोडोमास, बोडो लैंग्वेज, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4 लैंग्वेज 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ऐड किया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1972 में होता है जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जो काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा, जिसको इंदिरा जी ने इसमें अमेंडमेंट किया था। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड, और प्रियम्बल को अमेंड कर दिया गया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जिसमें लैंड प्रॉपर्टी की बात होती है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया था। और इमरजेंसी प्रोविजन में भी काफ़ी चेंज हुआ था 1978 के तहत। 52वां संविधान संशोधन 1985 जिसमें एंटी डिफ्लेक्शन लॉ को ऐड किया के बारे में डिस्कस हुआ था, जो कि 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 10th शेड्यूल को ऐड किया गया, प्लस एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के बारे में बताया गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में होता है, जिसमें पीआरआई और म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया है। पीआरआई का मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है, और म्यूनिसिपैलिटीज कॉरपोरेशन को ऐड किया गया। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में होता है
इसमें राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। तो राइट टू एजुकेशन को जो चिल्ड्रन होते हैं 6 to 14 ईयर्स के, उसको एक फंडामेंटल राइट के फॉर्म में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है, जो कि आर्टिकल 20A में मेंशन्ड है। और 11th फंडामेंटल राइट को भी ऐड किया गया है, जो 51A आर्टिकल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है, जो कि अमेंडमेंट के तहत उसमें इंक्लूड किया गया था, जो कि 86th अमेंडमेंट 2002 था। तो इसमें दो चीज़ें ऐड की गई, राइट टू एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर ए चिल्ड्रन एंड एज अ फंडामेंटल राइट, एंड ऑल्सो in article 21A, and also fundamental duties were added 11th fundamental in article 51A। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में होता है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साइज को फिक्स कर दिया जाता है, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट में 15% इंक्लूडिंग पीएम, और स्टेट में मिनिमम 12 मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम। तो ऐसा प्रोविजन बनाया गया कि स्टेट में 12 मिनिस्टर रहेंगे सीएम को इंक्लूड करके, और सेंट्रल में जो मिनिस्टर्स होते हैं 15% होते हैं टोटल सीट का, जिसमें पीएम भी इंक्लूड होते हैं। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2006, जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में बात की गई, जिसमें 27% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन रहेगा, ऐसा बताया गया। 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 में, जो कि नॉन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, जिसे हम कॉलेजियम सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 5 मेंबर होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और उसके अलावा 4 अदर जजेस होते हैं, जिसे हम नॉन कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के तहत इसमें अमेंडमेंट हुआ था और इसको ऐड किया गया था। 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 की बात करें तो ये लैंड और इंडिया और बांग्लादेश का जो जमीन था उसके बारे में था, मतलब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश। 101वां संविधान संशोधन 2017 में होता है, जिसमें हम जीएसटी काउंसिल, जो कि आर्टिकल 279A में मेंशन है, इसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि 122वां बिल था। 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018, जिसमें एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन की बात की गई, जिसमें 10% रिजर्वेशन रहेगा फॉर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, एससी और एसटी को रिजर्वेशन एक्सटेंड करने की बात की गई है। और उसके बाद 105वां संविधान संशोधन 2021, जिसमें सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन की बात की गई है। एम्स टू गिवन स्टेट्स द अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो स्टेट को ये अथॉरिटी दी गई है कि आइडेंटिफाई करें कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कौन से हैं, फिर उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्टेट्स की अथॉरिटी के बारे में बात करता है। फिर लास्ट में 106वां संविधान संशोधन 2023, जिसमें ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन रहेगा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बट नॉट इन राज्यसभा। राज्यसभा में तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस फॉर वुमेन, जो कि 1/3 रिजर्वेशन रहेगा वुमेन के लिए लोकसभा में और विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फाइनली ये दो मेरे यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें फर्स्ट मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्ल्ड के नाम से है और दूसरा फाइनेंशियल वर्ल्ड बाय कृष्णा सिंह के नाम से। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।